अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलाश फिज़िक्स एकेडमी। आज सेकेंड ईयर फिजिक्स के एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करने वाले हैं और बारी है चैप्टर नंबर 12 यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ सेकेंड ईयर फिजिक्स। ठीक है जी। सो थोड़ा सा मुश्किल भी हो सकते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं। बहरहाल स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, force experienced by unit positive charge in electric field is known as। जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है यूनिट पॉजिटिव चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसे क्या कहते हैं? तो देखो, बेसिकली जो फॉर्मूला है, हम जिस चीज की बात कर रहे हैं वो है फोर्स पर यूनिट चार्ज। ये आ गया। और फोर्स पर यूनिट चार्ज बेसिकली किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के। लेकिन जैसे ही आप ऑप्शंस देखोगे तो यहाँ पे तो आपको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी नजर ही नहीं आ रहा। तो अगर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी नजर नहीं आ रहा तो फिर इसका मतलब कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? तो मैं आपको याद दिलाऊं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनटू एरिया वेक्टर। ठीक है ना। अगर इस एरिया वेक्टर को इधर डिवाइड में ले जाऊं तो ये हो जाएगा, कितना हो गया, डेल्टा फाई से शो करते हैं फ्लक्स को, तो डेल्टा फाई बराबर आ जाएगा डेल्टा ए के। यानी कि ई जो है वो डेल्टा फाई डिवाइड बाय डेल्टा ए के बराबर हो सकता है। फ्लक्स डिवाइड बाय एरिया, फ्लक्स डिवाइड बाय एरिया कहलाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का दूसरा नाम होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। Question 2. Coulomb's law for the two equal charges Q when they are at distance R is expressed as। दो चार्जेस हैं Q के बराबर हैं और डिस्टेंस R है, तो उनके दरमियान की फोर्स कितनी होगी? तो अगर हम इस्तेमाल करते हैं कूलम्स लॉ, तो कूलम्स लॉ का फॉर्मूला है F इज इक्वल टू के, और Q1 होता है, Q2 होता है अपॉन R स्क्वायर होता है। गिवन कंडीशन के मुताबिक दोनों चार्जेस बराबर हैं, यानी कि Q1 और Q2 दोनों इक्वल हैं और दोनों ही Q के बराबर हैं। अब फोर्स का फॉर्मूला बनेगा F इज इक्वल टू के Q इंटू क्यू डिवाइड बाय डिस्टेंस, तो R ही था, तो Q से Q मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा Q स्क्वायर ओवर R स्क्वायर। तो फोर्स का फॉर्मूला के Q स्क्वायर ओवर R स्क्वायर बनेगा, जो कि यहां पर है के क्यू स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर। ठीक है जी। नंबर 3, डाइलेक्ट्रिक ऑलवेज डैश द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। अगर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो चार्जेस के दरमियान में, वो क्या हो जाती है? तो याद रखिए वो हो जाती है डिक्रीज, अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम है तो। कैसे? देखो, वैसे तो फॉर्मूला ये होता है ना, या फिर मैं कह सकता हूँ एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। अगर कोई और मीडियम हम इंसर्ट करते हैं तो हम एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन लिखते हैं, और वो होता है एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, यानी कि उस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी। अब अगर मैं फॉर्मूला बनाऊंगा तो ये हो जाएगा, फॉर एग्जांपल एफ प्राइम 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसी लिहाज से बनेगा 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, यहाँ पर आएगा Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो अगर पूरी वैल्यू देखी जाए एप्सिलॉन आर के अलावा, तो ये किसके बराबर आएगी? ये बराबर आएगी एफ के, जो कि ऊपर लिखा हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे, और डिवाइड में बचेगा एप्सिलॉन आर एफ डैश। अब हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम की बात कर रहे हैं, तो ये जो एप्सिलॉन आर है फॉर डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ये जो एप्सिलॉन आर है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। अगर वाकई एप्सिलॉन आर ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब एफ डिवाइड होगा किसी बड़ी वैल्यू से, तो एफ डैश का आंसर आएगा। देयरफॉर एफ डैश जो है वो एफ से हमेशा कम ही आएगा, क्योंकि एप्सिलॉन आर की वैल्यू मैंने आपको बताई डाइलेक्ट्रिक मीडियम है तो 1 से बड़ी होगी। लेट से अगर एप्सिलॉन आर 2 के बराबर है तो फोर्स डिवाइड बाय 2, यानी कि एफ डैश का आंसर हमेशा एफ का आधा आएगा। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इंसर्ट करने से याद रखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिक्रीज हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, what would be the distance between the equal charges of 3 microcoulomb when coulomb's force between them is 9 exponent 3। चार्जेस गिवन है दोनों और गिवन है फोर्स, और हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। फॉर्मूला हम जानते हैं, फॉर्मूला क्या है? F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, या इक्वल चार्जेस है तो Q स्क्वायर कर देंगे। F हमें गिवन है, K की वैल्यू होती है 9 एक्सपोनेंट 9, Q का स्क्वायर हमें गिवन है, Q गिवन है, Q कितना है? 3 माइक्रोकूलम, तो ये हो जाएगा 3 माइक्रो का मतलब होता है -6, और इसका करना पड़ेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर फाइंड करना है, और F ऑलरेडी हमें पता था, फोर्स है 9 एक्सपोनेंट -3, ये हो जाएगा 9 एक्सपोनेंट -3। रीअरेंज करेंगे तो आर स्क्वायर बराबर आएगा 9 एक्सपोनेंट 9, इसका स्क्वायरिंग करेंगे 3 का स्क्वायर होगा 9, और 6 2 12, ये हो जाएगा माइनस का 12
डिवाइडेड बाय 9 एक्सपोनेंट -3। आर स्क्वायर कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले एक 9 से एक 9 को आप करें कैंसिल, तो पावर ऊपर कितनी हो जाएगी, प्लस का 9 और माइनस का 12, ये हो जाएगा 10 रेस टू दी पावर -3। और इधर भी आ जाएगा, नीचे लिखा हुआ है 10 रेस टू दी पावर -3 और ऊपर 9 बचा। ठीक है, सिर्फ क्या क्या पावर को ऐड करा, माइनस का 3 आ गया, 9 एज इट इज, और नीचे 10 रेस पावर -3। 10 रेस पावर -3 से 10 रेस टू दी पावर -3 कैंसिल, आर स्क्वायर बराबर आ गया है 9 के। स्क्वायर रूट लेंगे ताकि आर की वैल्यू मिले, तो हमारे पास आ जाएगा, डिस्टेंस है तो माइनस वाली वैल्यू लेंगे नहीं, प्लस की वैल्यू लेंगे, ये हो जाएगा 3 मीटर्स के बराबर। अब ऑप्शन देखने पड़ेंगे, 3 मीटर्स, 3 मीटर्स, 3 मीटर्स, दिस वन। नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ यूनिट इज इक्विवेलेंट, कौन से दो यूनिट्स हैं जो कि आपस में बराबर हैं, तो वो है न्यूटन पर कूलम बराबर होता है वोल्ट पर मीटर के। और ये पेपर के लिहाज से बड़ा अहम है। एक फॉर्मूला है पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला ना, कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बराबर होती है पोटेंशियल ग्रेडियंट के, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं अभी, तो माइनस साइन की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बेसिकली बराबर होती है फोर्स पर यूनिट चार्ज, और ये तो वही है डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। फोर्स का यूनिट न्यूटन, चार्ज का यूनिट कूलम, डेल्टा वी वोल्टेज का यूनिट वोल्ट, और आर डिस्टेंस होता है, इसका यूनिट मीटर। तो न्यूटन पर कूलम बराबर होता है वोल्ट पर मीटर के। ये पेपर में प्रूफ करने के लिए भी आता है ना, न्यूटन पर कूलम बराबर है वोल्ट पर मीटर। Number 6, maximum outgoing flux would be obtained when electric lines fall parallel to the plane of surface, electric lines fall anti-parallel, electric lines falls normally on the surface। नॉर्मली फॉल करेगा तो सही होगा, क्या मतलब नॉर्मली फॉल करेगा, अगर हमारे पास लेट से जो सरफेस है वो ऐसे है, ठीक है, सरफेस ऐसे करके रखी है वर्टिकली, और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ऐसे करके जा रही हैं, तो याद रखिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कैसे फॉल कर रही हैं, 90 डिग्री पे विद रिस्पेक्ट टू सरफेस। पर कंफ्यूज नहीं होना, अभी फिलहाल प्लेन ऑफ सरफेस की बात करिए, एरिया की नहीं। एरिया तो अभी भी सरफेस का इस डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और एरिया सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, तब इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम आता है। या दूसरी बात, जो सरफेस है उसके पैरेलल जब पड़ेगी रेस, सॉरी उसके 90 डिग्री पे जब रेस फॉलो करेंगी, तो फिर फ्लक्स मैक्सिमम होगा। तो दो अलग अलग बातें, मिक्सअप नहीं करना। अगर एरिया वेक्टर के लिहाज से देखा जाए तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में होना चाहिए, और अगर सरफेस के लिहाज से देखा जाए तो सरफेस के 90 डिग्री पे होना चाहिए, तब फ्लक्स मैक्सिमम होगा। ठीक है ना, तो फॉर्मूला क्या था इसका, उसके मुताबिक इलेक्ट्रिक लाइंस फॉल नॉर्मली ऑन द सरफेस। Number 7, electric intensity between two similarly charged plane sheets। दो प्लेन चार्ज प्लेट शीट्स हैं और सिमिलरली चार्ज हैं, ठीक है, यानी कि इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी शीट जो है इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है। तो दोनों की जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटीज हैं वो एक दूसरे को कैंसिल करेंगी, और सेंटर में जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है वो बराबर आएगी जीरो के। अगर अपोजिटली चार्ज होता तो फिर उसका आंसर जो है वो ये होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ना। हो सकता है एक आध मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऐसा भी नजर आ जाए आपको। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस डिपेंड्स अपॉन, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है किसी भी क्लोज सरफेस से वो डिपेंड करता है साइज ऑफ द सरफेस, शेप ऑफ द सरफेस, पोजीशन ऑफ चार्ज इनक्लोज इन द सरफेस, या जस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड इन द सरफेस। तो गॉसेस लॉ के मुताबिक जो टोटल फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो डिपेंड करता है 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। जस्ट चार्ज पे डिपेंड करता है, एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है। साइज पे डिपेंड नहीं करता गॉसेस लॉ के मुताबिक, शेप पे डिपेंड नहीं करता, चार्ज की पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता। द रिलेशन डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर रिप्रेजेंट्स, अभी भी मैंने आपको बताया था, डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को शो करता है। वो डेरिवेशन अवेलेबल भी है चैनल पे, बहुत ही अहम है इस साल के लिए। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज इज, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी सेंटर में जीरो के बराबर होती है, क्योंकि जो चार्ज होता है अगर सरफेस है इस तरीके से, तो जो सरफेस है वो कहां होता है, वो लाई करता है ऑन द सरफेस। तो जब चार्ज लाई करता है ऑन द सरफेस, तो इसका मतलब अंदर जो चार्ज है वो जीरो होता है। जब चार्ज जीरो होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी बराबर होगा जीरो के। सो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी सेंटर में जो है वो जीरो होती है।
नंबर 11, द फ्लक्स थ्रू अ सरफेस विल बी मिनिमम। जब, अब देखो, अब यहाँ पे एरिया और ई की बात कर रहे हैं, तो अगर फ्लक्स का फॉर्मूला इस्तेमाल करें तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई डेल्टा ए और साथ में आता है कॉस थीटा। अब कॉस का आंसर मिनिमम कब होता है? कॉस का आंसर मिनिमम तब होता है जब थीटा बराबर हो किसके? जब थीटा बराबर हो 90 डिग्रीज के। ठीक है, तो जब थीटा 90 डिग्रीज के बराबर होगा तो आंसर जो है वो मिनिमम आएगा, क्योंकि कॉस 90 बराबर होता है, कॉस 90 बराबर होता है 0 के। ठीक है जी, इस वजह से अब मैं एरिया की बात कर रहा हूं, अब सरफेस की बात नहीं हो रही है। When two or more capacitors are connected in series, जब वो सीरीज में होंगे तो सीरीज में चार्ज सेम रहता है। जब दो या दो से ज्यादा कैपेसिटर सीरीज में है, एक ये कैपेसिटर आ गया लेट से C1, एक दूसरा कैपेसिटर आ गया लेट से हो गया C2, तो जितना चार्ज यहां से फ्लो करेगा उतना ही चार्ज आगे बढ़ेगा। कोई और रास्ता है ही नहीं चार्ज के लिए इधर उधर जाने का जो चेंज हो जाए। सीरीज में चार्ज सेम रहता है। 13, when two or more capacitors are connected in parallel, then they will have same potential difference, वोल्टेज सेम रहता है। अगर दो कैपेसिटर्स हैं और उनको हमने बैटरी से अलग अलग जोड़ दिया इस तरीके से ना, किसी एक बैटरी से अलग अलग जोड़ दिया इस तरीके से, तो वोल्टेज जितना इसको मिलेगा उतना ही दूसरे वाले कैपेसिटर को मिलेगा। चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बट वोल्टेज सेम रहेगा। नंबर 14, एक कैपेसिटर है 1 फैराड का, तो वो क्या स्टोर करेगा? 1 फैराड का मतलब होता है, जो डेफिनेशन है ना हमारे पास कैपेसिटेंस की, वो होता है चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। 1 फैराड का मतलब होता है 1 कूलम चार्ज स्टोर होगा 1 वोल्ट पे, स्टोर होगा 1 कूलम चार्ज एट द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। तो ये डेफिनेशन है बेसिकली फैराड की। द सेपरेशन बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर्स इज डबल्ड देन द कैपेसिटेंस विल बी। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। अब ये कह रहे हैं कि अगर मैं कैपेसिटेंस की जो दरमियान में जो प्लेट्स थी उनका जो डिस्टेंस है उसको डबल कर दूं, यानी कि डिस्टेंस को 2d कर दूं, तो जाहिर सी बात है कैपेसिटेंस और डिस्टेंस का रिलेशन इनवर्स है। अगर डिस्टेंस को डबल कर दोगे तो जो कैपेसिटेंस है, अगर डिस्टेंस में 2 गुना इजाफा हो रहा है तो कैपेसिटेंस में 2 गुना कमी आएगी। या तो आप 2 गुना कमी कह दो या फिर आप इसको कह दो हाफ हो जाएगा, तो कैपेसिटेंस हो जाएगी 1/2। Number 16, a equipotential surface work done in moving the charge particle is 0। अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है, फॉर एग्जांपल 2 पॉइंट्स हैं और वो इक्विपोटेंशियल हैं, यानी कि दोनों का वोल्टेज सेम है, तो यहां से यहां तक वर्क डन कभी भी किया जाएगा तो याद रखिए वो बराबर आएगा 0 के, क्योंकि वर्क डन तब होता है जब पोटेंशियल का डिफरेंस होता है। 17, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस पर डिपेंड नहीं करती है? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस इस पे तो डिपेंड करती ही करती है, मीडियम बिटवीन द चार्जेस इस पे भी डिपेंड करती है, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इस पे भी डिपेंड करती है, नेचर पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू के से आ गया मीडियम, चार्जेस के मैग्नीट्यूड आ गए Q1 Q2 और ये आ गया डिस्टेंस। तो तीनों पर डिपेंड करती है, नेचर पर डिपेंड नहीं करती कि पॉजिटिव है तो फोर्स ज्यादा होगी, नेगेटिव है तो फोर्स कम होगी, नहीं ऐसी बात नहीं है, फोर्सेस सेम रहती हैं। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर आप एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को याद रख लो तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 10 रेज टू द पावर -19 जूल्स के, सॉरी। और अगर मेगा की बात कर रहे हैं तो मेगा का मतलब हो गया पावर 6, तो 19 माइनस 6 कितना हो जाएगा? माइनस का 13, 1.6 10 रेज टू द पावर -13, एंड आप उसको डायरेक्टली भी याद रख सकते हो, नो प्रॉब्लम। नंबर 19, जूल पर कूलम। जूल पर कूलम क्या है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज, जो कि एक्चुअली वोल्टेज के बराबर होता है। वर्क का यूनिट हो गया जूल, चार्ज का यूनिट हो गया कूलम, और वोल्टेज का यूनिट आपको पता है बराबर होता है वोल्ट के। नंबर 20, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन टू यूनिट पॉजिटिव चार्जेस व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 1 मीटर वुड बी। कितना होगा? अगर चार्जेस हैं यूनिट यानी कि 1 कूलम, तो F बराबर होता है के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो K हो गया, चार्ज कह रहे हैं 1 कूलम है और डिस्टेंस कह रहे हैं 1 है, तो F सीधा सीधा किसके बराबर आ जाएगा? K के। व्हाट इज K? K इज कूलम्स कांस्टेंट। 21, the electric field at the center of a square when 1 microcoulomb charge are placed at each corner is 0। स्क्वायर है, इधर भी 1 कूलम चार्ज है, इधर भी 1 कूलम है, इधर भी 1 कूलम है, इधर भी 1 कूलम है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ऐसे आएंगी पॉजिटिव की,
और आके सेंटर में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। सेंटर में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 0 होती है, चाहे स्फेयर हो चाहे स्क्वायर हो। 22 गॉसेस लॉ इज अप्लाइड टू डिटरमाइन, गॉसेस लॉ के जरिए हम मालूम करते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, लेकिन क्या एब्सोल्यूट पोटेंशियल मालूम करते हैं? नहीं भाई, नहीं करते। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, नो, ये भी नहीं करते। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मालूम करते हैं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू अ लार्ज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज, नो, इसको फाइंड करते हैं। इसको तो मालूम करने की जरूरत ही नहीं ना, ऐसे तो सीधा सीधा फॉर्मूला है के क्यू ओवर आर स्क्वायर, जो आइसोलेटेड चार्ज की वजह से होती है ना, पॉइंट चार्ज की वजह से। 23 चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आ रहा है पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ 5 माइक्रोफेराड के 5 कैपेसिटर्स हैं, सीरीज में है, तो सीरीज में रेसिप्रोकल जेड करते हैं, 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5, एलसीएम आया 5 और ऊपर 5, 5 से 5 कैंसिल, टोटल कैपेसिटेंस 1 के बराबर आएगी, रेसिप्रोकल करेंगे तब भी 1 ही आएगी, 1 माइक्रोफेराड। तो सीरीज में जो कैपेसिटर्स हैं जब भी जोड़ते हैं तो उनके रेसिप्रोकल्स को ऐड करना पड़ता है। 25 दिस इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी, इसमें से कौन सी स्केलर क्वांटिटी नहीं है, याद रखिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी, चलो ये मिल गया। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बराबर है फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वेक्टर है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वर्क डन पर यूनिट चार्ज है जो कि स्केलर है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी ऐसे ही है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम इज, 1 कूलम के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला Ne होता है, n की वैल्यू निकालेंगे तो Q डिवाइड बाई E आएगा। 1 कूलम की बात हो रही है और E की वैल्यू 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19, 1 डिवाइड बाय 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन लिखा है E की जगह पे, ये आ जाएगा 6.25 10 रेज टू द पावर 18। कांस्टेंट वैल्यू है, याद ही कर लो तो कैलकुलेट भी नहीं करना पड़ेगा। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी विद द परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। मैंने अभी आपको बताया था एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, तो अगर आपको मालूम करनी है रिलेटिव परमिटिविटी यानी कि एप्सिलॉन आर, तो वो आ जाएगा एप्सिलॉन इनटू डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तो इन दोनों का रेशियो है। The presence of dielectric between the plates of capacitor results in increase in capacitance. डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इंसर्ट करने से कैपेसिटेंस बढ़ती है, लॉजिकल सी बात है, वैसे तो बहुत रीजंस हो सकते हैं लेकिन आसान तरीन बात यह है कि अगर इसका फायदा नहीं होता, कैपेसिटेंस बढ़ती नहीं, तो हम इसे क्यों पंखों के कैपेसिटर के अंदर भरते या मोटर के कैपेसिटर में भर रहे हैं तो इसी वजह से, ताकि कैपेसिटेंस ज्यादा हो। और नहीं तो ये फॉर्मूला भी हमने ड्राइव किया था कि C इंटू एप्सिलॉन आर होता है, तो अगर मैं डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करूंगा तो कैपेसिटेंस बढ़ेगी ही बढ़ेगी। 29 the force between two charged particles is inversely proportional to square of distance between them according to Coulomb's law. अगर एक डाइलेक्ट्रिक है जिसका एप्सिलॉन आर 2 है, इंसर्ट कर रहे हैं कैपेसिटेंस 20 माइक्रोफैराड में, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी? 2 है तो डबल होनी चाहिए, बी डबल्ड। इस फॉर्मूले के मुताबिक अगर कैपेसिटेंस है 20 माइक्रोफैराड और एप्सिलॉन आर 2 के बराबर है तो 2 इंटू 20 40 होगी, यानी कि डबल हो जाएगी। 31 a particle of mass m charge q held over a motionless between two parallel plates, horizontal charge plates, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी होगी उनके दरमियान में? ये आ गया हमारे पास 2 हॉरिजॉन्टल पैरेलल प्लेट्स, ठीक है जी। लेट से ये हो गया हमारे पास, अगर q पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव चार्ज है तो नीचे आगे पॉजिटिव रिपेल करेगा और नेगेटिव ऊपर की तरफ अट्रैक्ट करेगा। वेट कोशिश करेगा इसे नीचे ले जाने की और हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कोशिश करेगी इसे ऊपर ले जाने की। तो मेन लॉजिक ये है कि Fe बराबर होगा W के, Fe बराबर होगा W के, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर होगी W के। W तो आपको पता है mg के बराबर होता है। Fe ये निकालेंगे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के फॉर्मूले से, फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है, तो अगर F की वैल्यू निकालेंगे तो Q इंटू E आ जाएगा। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बराबर होती है वोल्टेज डिवाइड बाय डिस्टेंस mg के। ये हमने कैसे निकाला? क्योंकि जो फॉर्मूला था इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का वो, या इस तरीके से निकालो आप कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बराबर होता है
डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा आर, जो मैंने अभी पोटेंशियल ग्रेडियंट के नाम से ही बताया था ना, तो वी ओवर डी लिख देंगे क्योंकि यही गिवन है। तो क्या बनेगा, मालूम क्या करना था हमें, मालूम हमें करना था इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को, तो डायरेक्ट ई की वैल्यू निकालो, बल्कि ना क्या मुश्किल है, इसको छोड़ो, बेकार स्टेप। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा एम जी डिवाइड बाई क्यू के बराबर। तो आपने एम जी डिवाइड बाई क्यू ढूंढना है, एम जी डिवाइड बाई क्यू, दिस वन। ठीक है जी। सो ये रखे थे एमसीक्यूज, बाकी पास पेपर के डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे, उससे प्रैक्टिस कर लेना। ये वो क्वेश्चंस हैं जो चैप्टर नंबर 12 से आप अगर प्रैक्टिस करते हो तो इंशाल्लाह पेपर में आने वाले एमसीक्यूज में बहुत आसानी हो जाएगी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। दैट्स ऑल। अल्लाह हाफिज।